भाग्य है कि मुझे भी याद है कि लास्ट कब मेरे पास पंजाब की सरकार से कोई भी रिक्वेस्ट आई है ऑन एनी ऑफ दिस इश्यूज। आपने जितने विषय उठाए, जो लास्ट एंड ओनली रिक्वेस्ट दैट कम्स टू माय माइंड वाज, मुझे 6% आरडी टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, उसको आप हमें अलाउ करो और हमें 6% अनाज के ऊपर टैक्स लगाना। और वो पैसा कहाँ जाता है, क्या करते हैं, उसका कितना मिसयूज होता है, वो तो आप सब जानते हैं। और उससे देश के जो उत्पादन है उसके ऊपर क्या नुकसान होता है, इस टाइप के अनाप शनाप टैक्सेस का, वो भी आप भली बात ही समझ सकते। और मैंने 2 साल में, 1.5 या 2 साल में मैंने नहीं देखा है एक भी मीटिंग के लिए पंजाब सरकार कभी कभी इंडस्ट्री के लिए क्यों भी कर रहे हैं, एक शब्द भी बोल रहे हैं, एक शब्द भी। और ये भी पत्र व्यवहार हुआ, कभी कोई आया नहीं क्या हमें टेक्सटाइल पार्क चाहिए, हमारी कोई रुचि है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। टेक्सटाइल पॉलिसी है क्या यहाँ पे प्रमोशन के लिए? टेक्सटाइल प्रमोशन पॉलिसी भी नहीं। बिजली के दाम भी यहाँ पे बड़े हाई है इंडस्ट्री के, जहाँ तक मेरा ध्यान। तो मुझे लगता है कि फिर भी अब वो तो जो राज्य सरकार के इश्यूज हैं सो हैं, आपने जो जो इश्यूज रेज किए उसमें कुछ तो इश्यूज ऑलरेडी काफी तेज गति से उस पर काम चल रहा है। उदाहरण के लिए फ्रेट का, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करना, पीएम गति शक्ति के माध्यम से देखता है कि क्या कहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, कहाँ पर इनलैंड कंटेनर डिपोज की आवश्यकता है, कैसे स्पीड करें फ्रेट ट्रेन्स की, तो इससे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो लटके पटके पड़े थे 2008 में शुरू हुए, 2014 तक 1% काम भी नहीं हुआ, नॉट इवन 1%। 14 के बाद उसमें काम शुरू हुआ और अब जाके लगभग खत्म हुआ है। मुंबई के पास एक झोपड़पट्टी है, उसके वजह से उधर का एक छोटा इशू लिटिगेशन है, यूपी की लिटिगेशन सॉल्व हो गई है। पश्चिम बंगाल में जाना था कलकत्ते तक, वो पश्चिम बंगाल की सरकार तो आपकी सरकार के साथ कंपटीशन में है कि कौन कम काम करेगा। वो भी देयर इज अ रेस टू द बॉटम and between West Bengal and Punjab it's very difficult to figure out who will reach the bottom first, the way the state governments are working in both these states. And मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और फ्रेट का खर्चा भी कम हो और स्पीड बढ़े, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अति प्रायोरिटी आइटम्स में से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटी। आपने फॉरेन एग्जीबिशंस की सपोर्ट की बात की। बाय द वे, आपकी सोच में और मोदी जी की सोच में फर्क बताता हूँ। आप चिंता कर रहे हो कि आप फॉरेन एग्जीबिशन में कैसे पार्टिसिपेट करोगे, मोदी जी चिंता कर रहे हैं कि फॉरेन की एग्जीबिशंस कैसे भारत में आएंगे। आप में से किसी ने भारत टैक्स देखा? yes, छाती 56 इंच की हुई के लिए देखते ऑटो में भी ऐसे ही हुआ है। ऑटो में भारत मोबिलिटी विश्व में पहली बार पूरा टेक्सटाइल सेक्टर एंड टू एंड, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ऑटो में स्टील से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक पूरा वैल्यूज चेन एक वक्त पर भारत की ताकत दिखाते हुए पूरी दुनिया को अब समझ में आया भारत की क्षमता क्या है टेक्सटाइल में, ऑटो में। सेम वे स्टार्टअप्स का किया स्टार्टअप महाकुंभ, इस साल इलेक्ट्रिकल्स का करने जा रहे हैं कि पूरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, अभी क्या है एलेग्रामा एक चलती है, कोई और सेक्टर की अलग चलती है, अलग अलग लोग साइलोज में काम करते हैं और इससे फिर हमें जाना पड़ता है हैनोवर और दूसरे देशों में। विश्व की सबसे बड़ी फूड फेयर कहाँ पर होती है?
आपको पता है? खाद्य की, खाने पीने की सामान की, पकौड़े और जर्मनी नहीं, दुबई, जहाँ पे खजूर के अलावा दूसरी चीज नहीं बनती। वन प्रोडक्ट कंट्री, सिर्फ खजूर, डेट्स, एक सेकेंड प्रोडक्ट नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड फेयर दुबई में बनती है। और हमारा देश जाके अन्नदाता 140 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको रोज कभी कोई दिक्कत ना हो उसको सुनिश्चित करते हैं। कभी कल्पना ही नहीं की पुरानी सरकारों ने इस प्रकार से बड़े स्केल पे, बड़ी सोच के साथ, बड़ी छलांग लगानी। तो while I agree कि जब तक ये सब चीजें चल रही है, फॉरेन अफेयर्स में भी हमें जाना पड़ेगा और उसको और फंडिंग के लिए हम अप्रोच करेंगे फॉर एडिशनल बजट्स। बट मेरी सोच है कि जो प्रधानमंत्री जी ने प्लान किया है, आप में से कितनों ने भारत मंडपम देखा? पंजाब के लोग लगता है लुधियाना से निकलते ही नहीं है। आप अगर भारत मंडपम में नहीं देखा है तो यशोभूमि तो शायद ही किसने देखा। यशोभूमि भारत मंडपम से भी ज्यादा व्यापक है। आप जाके जरा आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन को सबको, यहाँ से लुधियाना से तो वंदे भारत में बैठो, 4 4 घंटे में आप दिल्ली स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पे भारत मंडपम, स्टेशन से ही आप मेट्रो लो तो 20 मिनट पे यशोभूमि पहुंच जाओ। आप आओगे तो आपको पार्लियामेंट भी दिखा देंगे, नया पार्लियामेंट देख के भी आपको बड़ा लगेगा। भारत कैसे बदल रहा है, जरा उसका एक नजरिया आपको मिलेगा। और दुर्भाग्य से वर्षों से पंजाब में इंडस्ट्री का भी नजरअंदाज किया गया, किसानों को भी भ्रमित किया गया, उनके हितों को पूरी तरीके से जो बढ़त मिलनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उससे उनको भी वंचित रखा गया। और मेरा तो मानना है कि कई सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे दुनिया से बेहतर हो सकती है। मेरा बाय द वे, मैंने अपने लाइफ का काम पंजाब से ही शुरू किया। लास्ट टाइम भी आपको बताया था मैंने, एमकेएच, निरंजन सिंह, करतार सिंह अहमद चालू है कि बंद है भी? बच्चे देखते हो कि मैं आया था तब तो बड़े बुजुर्ग थे वो। मैं 17 वर्ष का था जब मैं बटाला, गोहाना हरियाणा में, सोनीपत, जालंधर, लुधियाना, सभी जगह घूमा, खन्ना, मंडी गोविंदगढ़, सभी जगह घूमा था देखने के लिए कि क्या काम करूं लाइफ में। बिफोर इवन आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लॉ। और तब मुझे क्या क्या चीज़ें याद आती है। मैंने आपके साइकिल या स्कूटर के हॉर्न की इंडस्ट्री भी स्टडी की थी। हॉर्न जो बजता है, वो जो वो लगता है साइकिल, चेन स्प्रॉकेट और चेन भी स्टडी की थी। कई सारी चीज़ें स्टडी करके फिर फोर्जिंग हैमर लगाई थी। मुझे अभी भी याद है 1.5 टन की और बाद में 2 टन की हैमर एमकेएच की लेके गया था यहाँ से। तो मेरा तो ऋण है पंजाब के ऊपर और आप सब के ऊपर। पर एक मैं जरूर कहूँगा कि हमने भी थोड़ा बहुत अपने आप को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए आज ही की मीटिंग में एक व्यक्ति ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करो तो हम इंपोर्ट कर सकें। दूसरे ने कहा इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ तो हमारी इंडिया में बनाई हुई मशीन बिक सके। ये अंतर विरोध तो रहेगा ही। और अल्टीमेटली हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी जब भारत में बनेगा। ये तो एक ओपियम की तरह है। वैसे ही पंजाब में ड्रग्स का मेनेस है जिसको हमें निपटाना है। और आप 1 तारीख को हमारे 13 MP चुन के भेजिए। मैं राहुल गांधी जी की तरह वो खटाखट फटाफट तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक पूरी मल्टी डायमेंशनल टास्क फोर्स लगा के
पूरा प्रहार करेंगे, चाहे राज्य सरकार सपोर्ट दे या ना दे। और ये ड्रग्स के मैनेज को पंजाब से निपटाना है। भारत माता की जय। सिमिलरली इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत हम भी सोच के मिलके एक कलेक्टिव पोजीशन पे आए, जिससे सरकार का काम भी आसान भी और आसान से ज्यादा संभव हो पाए। मैं एक को खुश करने जाऊं, 4 नाराज, फिर उनको कुछ एडजस्ट करूं, 2 इधर नाराज, वो चलता नहीं है। एयरपोर्ट तो बन ही जाएगा, जल्दी कर देंगे उसको, मैं जाके चेक कर लूंगा क्यों डिले हो रही है। पर सबसे बड़ी आज के दिन समस्या एयरपोर्ट से ज्यादा, आपको पता होगा हमने डबल किया एयरपोर्ट। 74 एयरपोर्ट थे 2014, मोदी जी के पहले 10 साल में वो 149 एयरपोर्ट्स हो गए, डबल। और 5 साल में मोदी जी ने अभी कहा है मैं 225 तक ले जाऊंगा, 75-76 और एयरपोर्ट। तो हमारे एम्बिशंस बड़े हैं। 114 नए वाटरवेज बने, जिससे फ्रेट का खर्चा कम हो। पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी डबल हुई है, जिसके कारण आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। आपको ध्यान होगा अभी हमारा एक्सपोर्ट 60 लाख करोड़ से ज्यादा है, 60 लाख करोड़। और ये तभी हो पाया जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटीज बनी। ब्याज के दर घटे हैं, विकास के दर बढ़े हैं। यह द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 5वीं सबसे बड़ी तो बनी गए। और 14 में क्या थे? 14 में फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी है। निर्मला जी ने जरूर कल बताया, फ्रॉम फ्रैजाइल 5 टू टॉप 5। अगले 3 साल में टॉप 3, और अगले 25 साल या 23 साल रहेंगे अमृतकाल में। भारत आज से 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा, 10 टाइम्स टुडे। आप कल्पना करिए आपके पास कितनी संभावनाएं खुलने वाली है। और ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ केंद्र सरकार, फिर 3 लाख करोड़ राज्यों को देते हैं। राज्य भी छोटा मोटा खर्चा करती हैं, कम से कम बाकी राज्य करते हैं। पंजाब दिल्ली के बारे में मुझे मालूम नहीं, भरोसा भी नहीं है। लेकिन लगभग 25 लाख करोड़ निजी और सरकारी क्षेत्र में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होता है, तो स्वाभाविक रूप से 1/3 तो उसमें लेबर ही जाता है, लेबर मैनेजमेंट, ये वो कॉस्ट। 8 लाख करोड़ जब लोगों की जेब में जाता है, तो डिमांड बढ़ती है ना चीज़ों की। टेक्सटाइल हो, शूज हो, फर्नीचर हो। एक कमरे के घर में रहने वाला 2 कमरे का घर चाहता है, छोटे टीवी वाला बड़ा टीवी चाहता है, 2 व्हीलर या साइकिल वाला 4 व्हीलर चाहता है। देश की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी बढ़ रही है। अच्छा, बाकी 2/3 स्टील, सीमेंट, लकड़ी का, कारपेट्स, इलेक्ट्रिकल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, दुनिया भर की चीजें लगती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो वो डिमांड आती है तो व्यापार बढ़ता है, डिमांड आती है व्यापार बढ़ता है तो इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। शुरू में इंपोर्ट बढ़ते हैं तो आप में से समझदार लोग इंपोर्ट डेटा देखते रहते हो, क्या चीजों की डिमांड है तो उसको भारत में बनाते हो। हमारी समझदारी इसमें है कि हम उस पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लाके अनाप शनाप सस्ता जो माल खराब क्वालिटी के सस्ते दर में आके हमारे लोगों का एक प्रकार से भ्रमित करते हैं। आप भाई लाइट ले आओ विदेश से, 2 महीने में खराब हो जाए, और यहाँ एक अच्छी कंपनी की लाइट लो जो 6 साल चले, चाहे थोड़ी महंगी हो, तो सौदा कौन सा अच्छा है? थोड़ा ज्यादा देके 6 साल चला, लेकिन एक सामान्य गरीब आदमी समझता नहीं है। इससे हमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने पड़ते हैं। आपका समर्थन मिलेगा तो मैं तो हर चीज पे QCO लगा दूं। हमने ऑलरेडी 100 से बढ़ा के 1000 आइटम पे 10 साल में QCO लगा दिया। अगले 5 साल में 2,500-3 हजार और आइटम पे लगाए, जिससे ओपीएम की तरह आता है ये विदेश से माल, सस्ता माल, और हमें बिगाड़ते हैं, भारत की मार्केट बिगाड़ते हैं। जो आपने समझे लगभग एक स्वर में ये बात कही। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा और गहराई से चीजों में देखें।
MIP टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, परमानेंट सोल्यूशन तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से हाई क्वालिटी मटेरियल आए। क्योंकि याद रखिए सरकार को बैलेंस करना पड़ता है, कंज्यूमर भी है, आपके हित है वैसे 140 करोड़ कंज्यूमर के हित भी है। कपड़ा आप बनाते हो, कपड़ा आप खरीदते भी हो, साइकिल पार्ट आप बनाते हो, साइकिल पे आप घूमते भी हो, या गाड़ी में आप घूमते भी हो, गाड़ी खरीदते भी हो। सरकार को 140 करोड़ उपभोक्ता की भी चिंता करनी है। हर एक चीज में आप प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएंगे और सिर्फ दाम बढ़ा दें तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा? उपभोक्ता के हितों का क्या होगा? इससे हमें क्वालिटी पे फोकस करना है और अपने प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली कंपेटिटिव बनाना है। तो मुझे पूरा विश्वास है पंजाब में वो तकलीफ नहीं आएगी कि रिवर्स इंजीनियरिंग हो या पंजाब की जो शोध करने की R&D की कैपेसिटी है वो अद्भुत है। हर एक चीज आप बना सकते हो, अच्छे दाम पे बना सकते हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो स्पूरियस अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट्स की बात हुई है, इसमें जरा आप लोग भी थोड़ा हमें हेल्प करिए। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं पड़ता है कौन कर रहा है, पर आप अगर कंप्लेन करें, पर्दाफाश करें, तभी तो एक्शन हो सके। DRI को लगा सकते हैं कौन इम्पोर्टर्स गलत माल ला रहे हैं, DIS को लगा सकते हैं कौन स्पूरियस या लो क्वालिटी मटेरियल मार्केट में बेच रहे हैं। हर एक विभाग में DGFT हो, BIS हो, हमने एक घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे की विंडो रखी है ऑनलाइन। आप वेबसाइट पे जाइए, BIS के वेबसाइट पे जाओ, DGFT पे जाओ, एक लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करें तो आप जहाँ भी बैठे हैं, टिम्बकटू से भी आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल इंडिया से मोदी जी ने हर गांव-गांव तक मोबाइल पहुंचा दिया है। आप अपने मोबाइल पे उस पर जुड़ जाओ, बताओ क्या तकलीफ है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों वेट कर रहे हो कि पीयूष गोयल लुधियाना कब आएगा? जैसे आप आए थे ना दिल्ली में, तो आप लोग पत्र लिखिए, आपको अवश्य वहां पे टाइम मिलेगा। ऑनलाइन VC पे बातचीत कर सकते हैं। आपके विषय को अगर आपको हर रोज होता है, जो विंडो है ऑनलाइन वो हर रोज खुलती है, आप उस पर बताओ तो एक तो फायदा क्या, उसको मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ, तो कोई अधिकारी बोल नहीं सकता है कि इशू आए नहीं था, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि इस पे एक्ट करना ही पड़ेगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे विषय जो आते रहे वो आप वेट मत करिए, दुखी मत होइए, उस पर एक्शन लीजिए और हम तक आइए कि हम भी एक्शन ले सकें। बॉर्डर एरियाज का पैकेज तो वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट्स सब तैयार करती है। ओनली इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव पैकेज बनाती है, बाकी सभी स्टेट्स। फिर कल को कोई बोलेगा कोस्टल एरिया है, तो कोस्ट भी तो बॉर्डर ही हो गया। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट पर भी थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। जैसा निर्मला जी ने कहा, कई सारी चीज़ें वो लोग टाइम पे यूसी नहीं देते हैं, उसके लिए भी उनको फिर हम सपोर्ट नहीं कर पाते। और यूसी नहीं देने का कारण दो ही है, एक डाइवर्जन ऑफ फंड्स, दूसरा भ्रष्टाचार। पर आप लोग ने सोच समझ के अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे, उसके लिए तो मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता, पर कम से कम 1 तारीख को तो गलती मत करना। 1 तारीख को यहाँ पे बैठे हुए आप लोग के पास इतनी क्षमता है, आपके लेबर, आपके परिवार, मित्र, पड़ोसी, मोहल्ले में रहने वाले लोग, सप्लायर, कस्टमर, एक के आपका फोन में निकाल के देखो तो 2-5 हजार फोन तो एक के मोबाइल पे नंबर होंगे। थोड़ी मेहनत आप भी करिए ना। हमारे तो जूते घिस गए, बाल सफेद हो गए, सब हो गए। लोगों तक पहुंचाने अपनी बात, पर आप भी रणनीति को जिताने के लिए थोड़ी कश्मकश करें, मेहनत करें, क्योंकि अल्टीमेटली
मोदी जी को जितना आशीर्वाद आप भेजेंगे उतना उनको भी बल मिलेगा कि वो और काम कर सकें। और मोदी जी ने तो ऑलरेडी कह रखा है कि अभी तक तो जो आपने देखा है वो तो सिर्फ पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर देखने का इच्छा है कि नहीं है? नहीं है? पूरी इच्छा। पूरी इच्छा है। तो पिक्चर कब देखना चाहोगे? 2027 में भी देखना चाहेंगे। 4 तारीख के बाद शुरू में। पिक्चर का टिकट कब कटने वाला है? 1 को तो 1 तारीख को कम से कम अपना टिकट तो ले लो सब लोग। लेबर को भी ले दो। आपका स्टाफ, आपके वर्कर, लेबर, पूरा एक माहौल बनाइए। 1 तारीख को उत्सव बनाइए। और अगर पंजाब से 13 सीटें जीत के हमारे सांसद आते हैं, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होते हैं, कुछ मंत्री बनते हैं, तो आप कल्पना करिए कि कितनी संभावनाएं पंजाब के लिए खुल सकती हैं। रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए तो हम सब बैठे हैं। अब ये एफटीए जैसे बताया गया, आप देखिए हमने एफटीए 3 किए हैं, मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया ने 4, और एफ्टा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein एंड आइसलैंड, सब डेवलप्ड कंट्रीज। मॉरिशस की पर कैपिटा इनकम $15,000, स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम $1,00,000, नॉर्वे की $1,00,000, यूएई का तो आप सब जानते ही हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी 40-50,000। ये जो आप सार के एग्रीमेंट बांग्लादेश और सब जिसकी बात कर रहे हो, उसकी जिम्मेदार कौन है? 2006 में किसकी सरकार थी? यूके का आरसेप पे कौन आपको डाल रहा था? आरसेप पे डालने का निर्णय मनमोहन सिंह जी का था। तो पता नहीं पंजाब के लोग कैसे हैं, 1984 को नहीं याद तक भूले, पूरी दुनिया याद करती है, सिर्फ पंजाब के लोगों ने भूल दिया। ये सब जो इंडस्ट्री को मारने वाले एक एक कारनामे किए हैं, ये किसने किए हैं?
कांग्रेस ने किए, और कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों एक ही थाली में खाते हैं। ये यहाँ पे नाटक चल रहा है। अभी चंडीगढ़ हो क्या है, वहाँ पे दोस्ती करते हैं या नाटक करते हैं झगड़े का, कुश्ती का। दिल्ली में दोस्ती करते हैं, और मैं तो लुधियाना में पूछ रहा था, चंडीगढ़ में, कि चंडीगढ़ के प्रत्याशी कांग्रेस के, वहाँ उन दोनों की मिली भगत है, आम आदमी और कांग्रेस, पर वो वोटर है लुधियाना के। अब वो लुधियाना के पिछली बार तो वोट डाले ही नहीं थे। मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति, सांसद शायद ही देखा हो जो स्वयं का वोट नहीं डालता। पर चलो, उम्मीद है इस साल तो आएंगे वोट डालने। लेकिन मजेदार बात है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे लुधियाना, ये मैं देखना चाहता हूं। और आप सोचिए, वहां आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से लड़ रहे हैं, यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे। ये तो हालत है इनकी। और ऐसे लोगों के हाथ में, जहां हर 6 महीने में कोई नया प्रधानमंत्री बने, आपको क्या वो पुराने दिन चाहिए वापस, जहां 6-6 महीने में एक सरकार बदलती थी? या मनमोहन सिंह जी वाले दिन चाहिए, जो कहते थे मैं क्या करूं, These are the compulsions of coalition politics, कि भाई डी राजा तो 1,76,000 करोड़ का स्कैम करे, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है, उसके बगैर मेरी सरकार ही गिर जाएगी। दूसरा कोयले का स्कैम, वो 1 लाख होता, वहां कंपटीशन थी, स्कैंडल कौन ज्यादा बड़ा करेगा। और मजेदार बात थी कि जब देखा कि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स कुछ ज्यादा ही हो गए, तो नई कंपटीशन शुरू हुई, इनोवेशन इन करप्शन। इनोवेशन इस हद तक के टॉयलेट रोल 40,000 रुपए का आने लगा कॉमनवेल्थ गेम्स में, आपको याद है कि नहीं? तो मैं कहता हूं कि उस सबके बावजूद, और लिकर स्कैम मुझे नहीं लगता कि दिल्ली तक सीमित है, पंजाब में भी यहाँ में बहुत ज्यादा है। तो आप सबको मालूम है, और फिर भी आप लोग नहीं, पहले एक को निपट लो, यहाँ फिर शुरू हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 नवंबर 2019 को खड़े होके विश्व के सामने, 15 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां बैठे हुए थे बैंकॉक में, अगर खड़े होकर नहीं बोलते कि भारत ठुकराता है आरसेप को, हम आरसेप में नहीं जुड़ेंगे, तो आज तक तो आपकी सबकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, सब चाइना से माल ड्यूटी फ्री आ रहा होता, और हम आरसेप में जाने की हमारी जरूरत ही नहीं थी, हम थे भी नहीं। मनमोहन सिंह सरकार ने दरख्वास्त करके आरसेप में भारत को छोड़ा। आरसेप तो याद है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ऐसे लोग, मैं मानता हूं कि देश के हितों की कभी रक्षा नहीं कर सकते, देश के लोगों की कभी रक्षा नहीं कर सकते, ना हमारे आस्था की रक्षा कर सकते, ना हमारी अस्मिता की रक्षा कर सकते, ना हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा कर सकते। और अगर हम चाहते हैं कि सोलर भी प्रमोट हो, आपको याद है 2014 तक क्या हालत थी सोलर की? पूरे देश में, इतने बड़े देश में 1 या 2 गीगावाट सोलर था, आज 75 गीगावाट से ज्यादा है सोलर भारत में। और जिस तेज गति से बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2030 तक भारत में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा होगी। पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील नेतृत्व। आप टैक्स भरते हो, टैक्स का जब सदुपयोग होता है तो कम से कम आपको संतुष्टि होती है कि आपके टैक्स से किसी गरीब को एक मुफ्त में घर मिला, किसी निम्न मध्यम वर्ग परिवार के बुजुर्ग को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिली, हर घर तक
बिजली पहुंची, हर घर तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचा, हर घर तक अब नल से जल पहुंच रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है। एक संतुष्टि तो होती है कि टैक्स के पैसे से 100 रुपए हम टैक्स दें, 85 रुपए भ्रष्टाचार और बिचौलिए नहीं खा जाए, जो राजीव गांधी जी कहा करते थे। राजीव गांधी ने तो बड़े शान से कहा कि मैं 100 रुपए बेचता हूँ, 15 रुपए पहुंचते, पर उसका समाधान नहीं किया। मोदी जी ने आते ही पहले जनधन अकाउंट खुलवाया, आधार नंबर दिलवाया, डिजिटल टेक्नोलॉजी देश भर में पहुंचे और उसके माध्यम से 38 लाख करोड़ किसका पैसा है? आपका पैसा है, आपकी मेहनत का, आपकी कमाई का पैसा है, पर उसका सदुपयोग गरीबों के पास गया, बिना भ्रष्टाचार किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया। और मित्रों, ये मत सोचे कि आपने कोई खैरात की है या आपने कोई दया दान किया है। ये जो गरीब, इनका परिवार उठेगा, इनका परिवार आत्मनिर्भर होगा, इनको रोजमर्रा की समस्याओं से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। पहले तो जमाना जिंदगी गुजर जाती थी, 2 वक्त की रोटी, घर में कपड़ा, खुद का मकान, कोई बीमार के लिए स्वास्थ्य सेवा, बच्चों को अच्छी शिक्षा, गांव तक सड़क, घर में बिजली, पानी की रोज की किल्लत, जिंदगी गुजर जाती थी इन चीजों में गरीबों की। जब गरीब को इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी तो वो भी एक अच्छे जीवन के प्रति मेहनत करता है। और जब वो मेहनत करता है, जब इतने उद्योग लगते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, गरीबों को, युवा युवतियों को, नारी शक्ति को और मौके मिलते हैं, आमदनी बढ़ती है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, तो डिमांड आती है, डिमांड से आपका व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो उद्योग लगते हैं, आपकी भी कमाई बढ़ती है। और इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। इंपोर्ट पर निर्भर रहेंगे तो विशियस साइकिल हो जाएगी, आत्मनिर्भर होंगे तो वर्चुअस साइकिल। और अगर हम सब इस वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, इस मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का लाभ अनुभव करना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं, आपने जो बाकी इश्यूज भी कहे, मेरे पास कई चीज़ों में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे भी हाथ, जैसा मैंने कहा, बंधे हुए हैं आचार संहिता के कारण, पर 25 पॉइंट लेके जा रहा हूँ यहाँ से। अब आपका प्रतिनिधि आके मेरे साथ कश्मकश करके सॉल्व करे, इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ लुधियाना से आपसे इजाज़त ले रहा हूँ कि आप एक कर्मठ सिपाही को भेजे, मोदी जी के सिपाही को भेजे, जो दिन रात आपकी भी सेवा कर सके, मेरे साथ भी झगड़ा कर सके। मेरा तो अच्छा मित्र है, वैसे भी लड़ाकू है, वो तो आप सब जानते ही। We all promise. Yes.